हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7.6, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ ए सीरीज एल सी आर सर्किट विथ एल इज इक्वल्स टू 2 हेनरी, सी इज इक्वल्स टू 32 माइक्रोफेरेड एंड आर इज इक्वल्स टू 10 ओम। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट? क्यू वैल्यू मतलब कि आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर आपको निकालने को बोला गया है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है, तो हमें पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा आर, मतलब कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया है। तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, दैट इज 1/√LC। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ओमेगा आर इज नथिंग बट इक्वल टू 1/√, में LC होता है ना। चलो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/, सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है तो उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अंडर रूट में इंडक्टेंस आपको दिया गया है 2 हेनरी, मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस आपको दिया गया है दैट इज 32 माइक्रोफेरेड, मतलब कि 10⁻⁻⁶ है ना। सो इट इज 10⁻⁻⁶। तो अंडर रूट से बाहर आएगा 10⁻⁻⁶, तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 64। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट 1/√64, और बाहर ये 10⁻⁻⁶ बाहर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। सो ये 1/8 इंटू 10⁻⁻3 अगर न्यूमरेटर में चला जाए तो ये +3 हो जाएगा। और हमें पता है कि भाई ये 1/8 होता है 0.125, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 0.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अगर 10⁻3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 125 रेडियन पर सेकंड। हालांकि हमें यहाँ पे हर्ट्ज में निकालने को नहीं बोला है, एंगुलर ही पूछा है, तो हम उसका आंसर यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर, ये रहा हमारा पहला आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्यू, मतलब कि क्यू फैक्टर कितना, क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। क्या आपको याद है ये क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद आता है? नहीं आता है तो चलो रिमाइंड करवा लेते हैं आपको। तो उसके लिए हम वो वाली स्लाइड के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमने क्यू फैक्टर की बातें की थी। तो वो वाली स्लाइड कहाँ है हमारी? नहीं, यहाँ पे है। ओके, यहाँ है क्वालिटी फैक्टर क्यू। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ω0L/R, या फिर अगर आप C, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास तीनों वैल्यू दी गई है ना, इंडक्टेंस की वैल्यू भी है, रेजिस्टेंस की भी है एंड कैपेसिटेंस की भी है, तो आप चाहो वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि भाई मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो चलिए यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो वापिस अपनी स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। जेट फॉर्मूला क्या है, ω0L/R, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ω0L/R, ω0 मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कितनी है ओमेगा आर, यहाँ पे इसको डिनोट किया गया ओमेगा आर से, तो ω0 L/R, ठीक है। चलो तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ω0 की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 125, इंडक्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 2 हेनरी, एंड रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 10 ओम। देखो ये 125 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 12.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर कितना आया, 25। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वालिटी फैक्टर जो हमें निकालने को बोला गया है, ठीक है। आप चाहो तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, चॉइस इज योर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 7.7. A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. Then what is the angular frequency of a free oscillations of the circuit? ये free oscillations इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि एनर्जी ऑसिलेट करना, फ्रीली ऑसिलेट करना, मतलब कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सारी एनर्जी जा रही है इंडक्टर के पास, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो सारी एनर्जी जाएगी कैपेसिटर, मतलब कि एनर्जी यहाँ पे ऑसिलेट हो रही है। तो हमने देखा था एलसी ऑसिलेशन के अंदर की ये तब पॉसिबल होता है जब भी यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट करती है, ऑसिलेटरी सर्किट होती है। तो ऐसे केस में
जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। याद आया कुछ आगे वाला प्रीवियस लेक्चर? ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझाया था कि जब भी यहाँ पे ऑसिलेशंस बनेगा, ऑसिलेटरी सर्किट बनेगी, एनर्जी ऑसिलेट करेगी, तो उसकी जो ऑसिलेट होने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो यहाँ पे वही पॉइंट अप्लाई कर देते हैं। ये ऐसी ऑसिलेटरी सर्किट आपको दी गई है, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बोलो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस क्या आएगी, 1/√LC के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगी 1/√LC के बराबर, L इंटू सी। आप सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/√, में भाई यहाँ पे इंडक्टेंस कितना दिया गया है, 27 मिली हेनरी, मतलब कि 27 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पे माइक्रोफेराड में दिया गया है कैपेसिटेंस 30 इंटू 10⁻⁻6। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे 10⁻³ एंड 10⁻6 और 3 9 हो जाएंगे, है ना। तो एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से एक 10 को मैं 30 के साथ यहाँ पे दे देता हूँ, तो क्या है कि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अंडर में, ध्यान से सुनिएगा, ये 27 इंटू 10⁻⁻2, एक 10⁻⁻1 था, उसको हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा 3। ठीक है, वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। तो आप कुल मिला के देखोगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो अब उसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/81, है ना। तो 27 3 81 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81, और ये 10⁻⁻2 एंड -6, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। और अब अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻, ये 8/2 हो जाएगा -4। ठीक है, तो अभी हमें करना पड़ेगा 1/9। सो 1/9 करेंगे तो हमारे पास 0.1111 आंसर आएगा। तो ये होगा 0.111111 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10⁻4 को हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आता है। देखो यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग लिखे, उससे अच्छा है कि हम इसको 1 पॉइंट समथिंग लिख दें। तो ये हो जाएगा 1.111 इंटू 10⁻3। ठीक है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻3 रेडियन पर सेकंड। सो 10⁻3 रेडियन पर सेकंड। तो यही तो निकालने को बोले थे वो लोग। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7.8 क्या पूछा है, देखो, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम, देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट कितनी होगी, एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछा गया कि इनिशियली अगर मान लो कि ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, 6 मिली कूलम है, मतलब कि ये वाला केस, यही एग्जांपल 6.7 एक्सरसाइज 7.7 में जो दिया गया है, जो भी वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, वही वैल्यू को देखते हुए देखो हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये एलसी सर्किट है। तो एलसी सर्किट में अगर मान लो कि ऐसा बोला जाए कि इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और उसके ऊपर चार्ज कितना एस्टेब्लिश है, 6 मिली कूलम, तो तब वहां पे सर्किट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि एट दैट टाइम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सर्किट कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी, जिसको मैं इनिशियल एनर्जी बोल देता हूं, इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सर्किट, वो होगी कितनी। तो भाई क्योंकि अब यहाँ पे इनिशियली कैपेसिटर ही फुल्ली चार्ज है ना, इंडक्टर में कोई चार्ज नहीं है, एलसी सर्किट के अंदर तो इंडक्टर में कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि तब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी सर्किट वो कितनी होगी, तो जितनी कैपेसिटर के ऊपर होगी, जितनी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी उतनी। ठीक है, तो वो हाफ, मान लो कि उसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, तो Q² C के बराबर। तो ये हो जाएगा हाफ Q², मतलब कि यहाँ पे चार्ज कितना देगा, 6 मिली, तो 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई C। C कितना दिया गया है ये केस में, देखो 30 माइक्रोफेरेड का दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो इसको अच्छे से लिखे क्या, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये 32 × 60 हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कुछ आंसर कितना आएगा, कुछ आंसर इतना आएगा, ये 36 डिवाइड बाई 60 के बराबर। ठीक है,
तो 36 डिवाइड बाई 60 अगर हम करें तो 0.6 आएगा आंसर। 6 6 या 36 और 1/10 तो ये 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 जूल एनर्जी स्टोर होगी ये इनिशियली सर्किट के अंदर, है ना। तो इनिशियली सर्किट के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी? 0.6 जूल। क्योंकि हम मान सकते हैं कि तब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, है ना। इंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं। एक्चुअली अगर मुझे इसको लिखना है तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर, ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन इनिशियली हमने माना कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर ही फुल्ली चार्ज है, तो ऐसे केस में इंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब इंडक्टर के ऊपर कोई एनर्जी नहीं स्टोर हुई होगी। तो ऐसे केस में जो भी एनर्जी स्टोर हुई है वो सिर्फ कैपेसिटर की होगी, तो इनिशियल यही होगी। अब बारी आती है कि लेटर ऑन व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, मतलब कि आफ्टर सम टाइम उसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई होगी। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अगर मान लो कि ये जो सर्किट है वो आइडियल है, ठीक है, इट इज द प्योर फ्री एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। सो इफ इट इज प्योर एलसी ऑसिलेशंस ऑसिलेटरी सर्किट या फिर ऑसिलेशंस, मतलब कि यहां पे इंडक्टर का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा केस क्या था कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रेज है, तो मान लो कि वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी टोटल कंजर्व्ड है। मतलब कि तब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हम बोलेंगे, मान लो कि उसकी टोटल एनर्जी सर्किट की यू फाइनल के बराबर है, तो वो इनिशियल के बराबर ही होगी, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं है ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर मानते हैं तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे यू फाइनल भी कितनी हुई होगी? यू इनिशियल के बराबर, एंड दैट इज 0.6 जूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A series LCR circuit with R is equals to 20 ohm, L is equals to 1.5 Henry and C is equals to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency, natural frequency का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशंस पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो, ठीक है, मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो भाई रेजोनेंट कंडीशन पे यहां पे एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो आपको निकालने को बोला गया है। रेजोनेंट कंडीशन कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला है, मतलब कि नेचुरल ऑसिलेशंस पे हमें फ्रीक्वेंसी बोला है, मतलब कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो अल्टीमेटली एट दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी, in another word I can say that it is the resonant frequency, ठीक है। तो एट रेजोनेंट कंडीशन मुझे पता है कि यहाँ पे इतना तो पता है, पावर इन एसी में हमने देखा था कि इन द केस ऑफ पावर इन एसी एट द रेजोनेंट कंडीशन हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है, और वो पावर कितना होता है? तो वो पावर जितना एक प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क में डिलीवर होता है उतना होता है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना समझ सकता हूँ कि यहाँ पे एट रेजोनेंट कंडीशन, एट रेजोनेंट कंडीशन ठीक है, जो भी पावर यहाँ पे डिलीवर हुआ होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है, तो हम करंट क्यों निकाले? हम पोटेंशियल वाला ही फॉर्मूला यूज करें, ये आरएमएस वैल्यू दी गई है ना, तो वी नो दैट इट इज वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला। अभी यहाँ पे एट द रेजोनेंट कंडीशन हियर जेड इज इक्वल्स टू 1, हमें पता है हियर जेड इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन है तो जेड इज इक्वल्स टू, वैसे तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन है इसलिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्सी माइनस एक्सएल तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू निकल के आएगी सिर्फ आर के बराबर। मतलब कि अब मेरे लिए पावर का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर, क्योंकि इंपीडेंस कितना है यहाँ पे? रेजिस्टेंस के बराबर। अच्छा, वी आर एम एस वैल्यू कितनी दी गई हमें? 200, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर कितना है हमारे पास? 20, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 20, एक पॉइंट छम्मा छम्मा और ये 10, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 2000 वोट। 2000 वोट मतलब कि अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको 2 किलो वोट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आप बोलना चाहो तो 2 किलो वोट भी बोल सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या। चलो 7.10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। A radio can tune over the frequency range of portion of certain 800 kilohertz to 1200 kilohertz। मतलब कि यहाँ पे एक माइक्रोवेव रेंज का, यहाँ पे आपको एक ब्रॉडकास्टर, एक यहाँ पे रेडियो दिया गया, एक ट्यूनर दिया गया कि जो यहाँ पे आपको 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज की रेंज को ट्यून कर सकता है। If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, then what must be the range of its variable capacitor? क्या आपको पता है कि यहाँ पे ये ट्यूनर कैसे काम करता है? हमने बताया था, हमने समझाया भी था। यहाँ पे ट्यूनर की बात करें तो ट्यूनर कैसे काम करता है मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है। बेसिकली आपको ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट करनी है तो आप चाहो तो सी को वेरी करो या फिर एल को वेरी करो। आप आपके पास दो चीजें हैं जिसको आप वेरी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हिंट में भी बोला गया है, फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द एलसी सर्किट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशन को आपको ट्यून करना है तो उसके लिए आपको उस स्टेशन के बराबर, उस स्टेशन की जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तभी वहां पे अगर वो सेट होती है, मतलब कि जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट जो आपने यहाँ पे वेरी करके ट्यून की है वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो तभी वहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर पाएगा और आप वो स्टेशन को सुन पाओगे। सीधी सी बात है ना। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करते हैं? देखो ये हमारे हाथ में होता है। ये जो आपको नोच दिया जाता है ना, उससे आप क्या वेरी कर सकते हो? उससे या तो आप इंडक्टर की वैल्यू वेरी करते हो या तो आप सी की वैल्यू वेरी करते हो, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एल को वेरी करो या तो सी को वेरी करो। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई यहाँ पे इंडक्टेंस जो भी है वो फिक्स है, मतलब कि 200 माइक्रो हेनरी, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एल। तो हम किसको वेरी कर सकते हैं? हम सी को वेरी कर सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपको ये रेडियो के अंदर जो नोच दिया जाएगा ना, उससे अल्टीमेटली क्या होगा? सी की वैल्यू आप वेरी करोगे। तो सी की वैल्यू को वेरी करके आप क्या करोगे? जैसे कि मुझे 94.3 मेगाहर्ट्ज मुझे वो स्टेशन सुनना है, ठीक है। यहाँ पे एज फॉर द एग्जांपल मुझे 94.3 माई एफएम मुझे सुनना है, तो मैं सी को वेरी करते करते ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी सेट कर दूंगा? सी को वेरी करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 94.3। और जब 94.3 मैंने सी को वेरी करते करते मैंने 94.3 सेट कर लिया, तो अब मुझे जो रिसीव हो रहे हैं ना सिग्नल, उसमें से सिर्फ 94.3 ही सुनाई देगा, क्योंकि जो रिसीव होने वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती होगी, तभी हमें वहां पे मैक्सिमम करंट मिलेगा, है ना। और वो मैक्सिमम करंट मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि वही स्टेशन हमें क्लियरली सुनाई देगा। आइडियली क्या होता है कि आपका जो एंटेना होता है, आपका नहीं, रेडियो का जो एंटेना होता है, वो सारी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है ना। जैसे कि हमें दिया जाता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज का बैंड, ठीक है। तो ये आपका एफएम का बैंड है। यहाँ पे जो आपको माइक्रोवेव बैंड दिया गया है वो 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज का यहाँ पे रेंज दी गई है। तो ये बैंड जो भी दिया गया वो 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज की रेंज दी गई है। लेकिन हमारे केस में जो हमारा प्योर एफएम होता है, जो हमारा मिड वेव एफएम जो भी होता है, तो उसमें मिड वेव एफएम के लिए हमारे लिए जो भी रेंज है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज की रेंज होती है। तो ये रेंज में हमारा एफएम सिग्नल ट्यून करता है। तो एक्चुअल में जो एंटेना लगा होता है रेडियो का, वो ये वाली पूरी रेंज को कैप्चर करता है। उसके पास 80 हर्ट्ज से लेके 108 की सारी रेंज आपको रिसीव हो रही है, लेकिन उसमें से सुनाई कौन सा देता है? जिसको आप ट्यून करते हो, मतलब कि जिसको आप कैपेसिटर वेरी करके जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप सेट करते हो, उसी पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम करंट मिलता है। तो हमें सुनाई वही देता है ना, हमें सुनाई वही देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रेंज को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये रेंज को भी पकड़ पाएगा, ये पूरी रेंज को यहाँ पे कैप्चर करें। यहाँ पे जो MW लिखा है ना, इसको माइक्रोवेव भी बोल दो आप, या फिर आप इसको मिड वेव,
भी बोल सकते हो, ठीक है, मिड वेव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो ऐसे केस में ये आपका रेडियो इस तरीके से काम करता है, समझ में आ रहा है? वो रेंज तो सारी पकड़ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि 94.3 पे क्या है, ये इसका पीक है। मतलब कि यहाँ पे बाकी सारे केस में क्या हो रहा है, करंट जीरो फ्लो करेगा, और सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो सिर्फ आपको वही स्टेशन सुनाई देगा। ये सारी चीजें हमने वहां पे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो हमने सारी चीजें वहां पे देखी थी, है ना, वो आपको पता है। तो अल्टीमेटली आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये कैपेसिटर यहाँ पे, मतलब कि जो नोच है, नोच को वेरी करके आप कौन सी रेंज में कैपेसिटर को वेरी कर रहे हो, ताकि वो ये वाली रेंज को कैच कर पाए। मतलब कि 800 किलो हर्ट्ज से लेके 1200 किलो हर्ट्ज की रेंज तक वो सारी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर पाए। उसके लिए कैपेसिटर कहां से कहां वेरी करना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता लगाना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया पहले तो? चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि मुझे पता, इतना समझ में आता है कि उसको सबसे मिनिमम में मिनिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, 800 किलोहर्ट्ज, और सबसे मैक्सिमम में मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, 1200 किलोहर्ट्ज। जैसे हमारे एफएम में होता है ना 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी ट्यून करनी है, 88 मेगाहर्ट्ज, और सबसे मैक्सिमम कितनी, तो 108 मेगाहर्ट्ज। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये दिया गया है 800 किलोहर्ट्ज एंड ये 1200 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करना है उसको, वो रेंज कर रही है 800 किलोहर्ट्ज से लेके लेस देन और इक्वल टू 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ये उसकी रेंज है। तो दिस इज द पॉसिबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको ट्यून करनी है ना। तो पॉसिबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको ट्यून करनी है, दैट इज, इसको मैं बोलूंगा एफ मिनिमम, एंड ये है हमारी पॉसिबल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको उसको ट्यून करना है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए वो पता लगा लेते हैं, और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर ट्यून करना है तो उसके लिए हमें कैपेसिटर की वैल्यू कितनी चाहिए तो वो पता लगा लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा ना, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज एफ मिनिमम से एफ मैक्सिमम के बीच में वेरी कर रही है, तो अगर हमें ये मिनिमम ट्यून करने के लिए कैपेसिटर कितना चाहिए वो पता लगा ले, और मैक्सिमम को ट्यून करने के लिए कितना कैपेसिटर चाहिए वो पता लगा लेते हैं, तो हमारे कैपेसिटर की भी रेंज मिल जाएगी कि यहां से लेके यहां तक हमें कैपेसिटर को वेरी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो हम यही करने वाले हैं कि हम यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए कितने कैपेसिटेंस की जरूरत है और मैक्सिमम को ट्यून करने के लिए कितने कैपेसिटेंस की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें यह मिल जाएगा कि भाई अगर मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करना है तो उसके लिए जो हमें मिनिमम के लिए कैपेसिटर की वैल्यू मिली और मैक्सिमम के लिए जो कैपेसिटर की वैल्यू मिली, उसी के बीच में हमें कैपेसिटर्स की वैल्यू वेरी करनी पड़ेगी। तो यही हो जाएगी हमारी कैपेसिटर की रेंज जो हमें यहाँ पे निकालने को बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे इंडक्टेंस फिक्स किया गया है, इसीलिए हमें सी को वेरी करना पड़ेगा। तो रेजोनेंट कंडीशन है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट कंडीशन है, तो पहले तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं रेजोनेंट कंडीशन का। तो एट दी रेजोनेंट कंडीशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/√L इंटू सी के बराबर होती है। क्या मैं ये ओमेगा जीरो को 2πf0 लिख सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में नहीं दी गई है, हमें किलो हर्ट्ज में दी गई, मतलब कि हर्ट्ज रेंज में दी गई है। तो उसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2πf0, दैट इज इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, तो मतलब कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि भाई ये F0, अच्छा मुझे C को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2πf0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √n स्क्वायर कैंसल आउट होके ये हो जाएगा LC। तो यहां से हम क्या करते हैं, C को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और उसके बाद ये F0 का स्क्वायर एंड ये L। ठीक है। तो C की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, C की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। मतलब कि मुझे यहां पे इतना समझ में आता है, क्योंकि ये L फिक्स है, 4 भी फिक्स है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे C जो भी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F0 स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि मुझे इतना समझ में आता है कि अगर मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, है ना।
और अगर मुझे ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है तो उसके लिए जो भी कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो मिनिमम मिलेगी, है ना। तो तब उसके लिए मुझे पॉसिबल मिनिमम, मतलब कि एफ मिनिमम के लिए सी क्या मिलेगा, पॉसिबल मैक्सिमम, एंड एफ मैक्सिमम के लिए मुझे सी क्या मिलेगा, पॉसिबल मिनिमम मिलेगा, है ना। तो बस वही कहानी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सी मिनिमम फाइंड आउट करूं कि पॉसिबल कैपेसिटर की मिनिमम में मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो सी मिनिमम के लिए, टू गेट सी मिनिमम I must have to tune this maximum frequency, है ना। तो to get C minimum, this implies F must be equal to F maximum, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कहानी यही, C minimum इज इक्वल टू फॉर्मूला वही जो आपका दिल का है, मतलब कि यही फॉर्मूला लगेगा। C minimum इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो मैं क्या लिखूंगा, एफ मैक्स लिखूंगा, होल स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, ये एक्चुअली वेरिएबल है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करने के लिए चेंज हो जाएगी। अगर मुझे 800 किलो हर्ट्ज स्टेशन सुनना है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है 800 किलो हर्ट्ज पे, तो उसके लिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 800 किलो हर्ट्ज होगी। तो मुझे वो वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, है ना। अगर मुझे 1200 किलो हर्ट्ज पे जो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है सिग्नल को वो सुनना है, तो उसके लिए मुझे यही F0 क्या सेट करना पड़ेगा, एफ मैक्स सेट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा ये 4 पाई का स्क्वायर मतलब कि 3.14 का स्क्वायर इंटू एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू है 1200 किलो हर्ट्स, मतलब कि मैं इसको 1200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये इंडक्टर की वैल्यू हमें दी गई है 200 माइक्रो हेनरी, मतलब कि ये 200 इंटू 10 टू द पावर -6। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू ये जो 2 0 है इसको 10 टू द पावर 3 के साथ ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू ये भी हम लिखते हैं 2 इंटू 2 0 है इसको इसके साथ ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ठीक है, 10 टू द पावर -4। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, चलो पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ, तो 1 को डिवाइड किया 4 के साथ, फर्दर इट इज़ डिवाइडेड बाय 3.14, further it is also divided by 3.14, further it is divided by 2, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 0.0126779 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये मुझे मिल रहा है 0.0126799, 0.0126799, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 10 टू दी पावर 5 में से 10 टू दी पावर 4 निकल जाएंगे तो 10 टू दी पावर 1 बचेगा, लेकिन जब भी वो ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो सी मिनिमम की वैल्यू, क्योंकि हमें इसको चाहो तो ये सी मिनिमम की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कहीं पे मैंने गलती तो नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा ये एफ मैक्स का स्क्वायर होगा ना, हाँ ये एफ मैक्स का स्क्वायर होगा, सॉरी एफ मैक्स का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, गलती कर दी है, ये होल स्क्वायर है, एफ मैक्स का स्क्वायर है, सॉरी फॉर दैट। चलो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू इसको हम लिखेंगे 1200 इंटू 1200 इंटू 10 टू दी पावर 3 2 ज़ा 6, ठीक है, इंटू 200 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो बचा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, चलो वापस कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 4, फर्दर वो डिवाइड होगा 3.14 से, 3.14, ठीक है, फर्दर वो डिवाइड होगा 3.14 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 1200 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 1200 से, एंड फर्दर वो भी डिवाइड होगा
200 से, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम गेटिंग 8.80, ठीक है 8.80 लिख सकते हो, 8.80 इंटू 10⁻⁻11। सो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी 8.804, एक्चुअल में 8.8041 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 88.041 को हम ड्रॉप करवा दे तो चल जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 88 इंटू 10⁻⁻12 बोल दे क्या, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा, मतलब कि ये 88 पिको फेरड है ना, 88 पिको फेरड हमारे पास आएगा। मतलब कि सी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है तो उसके लिए कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 88 पिको फेरड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टू गेट सी मैक्स, लेट एफ इज इक्वल्स टू एफ मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां पे सी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी मैक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी, एफ मिनिमम के बराबर, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू, डोंट फॉरगेट ये होल स्क्वायर है, मतलब कि एफ का स्क्वायर होगा, तो एफ मिनिमम का स्क्वायर इंटू एल। तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दे क्या हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू ये 3.14 का स्क्वायर, एफ मिनिमम कितना है तो 800 किलो हर्ट्ज है, मतलब कि 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू इंडक्टेंस कितना है हमारे पास, तो वो है 200 माइक्रो हेनरी, 200 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिखूंगा 2 बार 800, मतलब या फिर 800 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 6, और ये इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻6 एंड -6, तो ये छम्मा छम्मा हो जाएंगे। अभी इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, फर्दर वो डिवाइड होगा 3.14 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 3.14 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 800 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 800 से, एंड फर्दर वो डिवाइड होगा 200 से। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है तो वो 1.98093 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.98093, तो मैं 1.98093 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ। अगर इसको भी पीको में कन्वर्ट कर दे तो अच्छा रहेगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 198, पॉइंट में नहीं लिखते तो अप्रोक्सीमेटली 198 इंटू 10⁻⁻12 अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ। मतलब कि ये वैल्यू आएगी 198, ऑटो से मैं चला गया, हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 198 पिको फेरड, ठीक है। तो ये आई हमारे पास सी मैक्स की वैल्यू। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर रहेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल कैपेसिटर होगा, जो नोड से हम वेरी करेंगे, वो कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करेंगे, उसकी रेंज क्या मिलेगी, तो उसकी रेंज हम बोल सकते हैं कि सी मिनिमम लेस देन और इक्वल टू सी, लेस देन और इक्वल टू सी मैक्सिमम, है ना। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो कैपेसिटर रहेगा वो 88 पिको फेरड से लेके 198 पिको फेरड तक वेरी हो सकेगा, है ना। अगर हमें ये रेंज को ट्यून करना है तो उसके लिए कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर 88 पिको फेरड से लेके 198 पिको फेरड का वेरिएबल कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7.11 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। देखो फिगर 7.21 में क्या बोला गया है, 7.21 में एक एलसीआर परिपथ दिया गया है। यहां पे आपको कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, मतलब कि यहाँ पे जिस सोर्स के साथ वो कनेक्टेड है उसकी आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट दी गई है। इंडक्टेंस 5 हेनरी का दिया गया है, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफेरेड का दिया गया है, रेजिस्टेंस 40 ओम का दिया गया है। तो ऐसे केस में पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच
ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंट कंडीशन पे यहाँ पे इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना, सोर्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, विच ड्राइव्स एट द रेजोनेंट इन रेजोनेंस कंडीशन, मतलब कि अल्टीमेटली ये सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में है तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अल्टीमेटली आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला है, तो हमें इसको हर्ट्ज में निकालना पड़ेगा। तो चलो आंसर दे देते हैं इसका, तो पहले ए का आंसर देते हैं। तो एट रेजोनेंट कंडीशन ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हमें पता है ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1/√LC। फर्दर अगर हम f0 की वैल्यू लिखना चाहे तो f0 कितनी होती है, डायरेक्ट लिखूँ तो 1 ये हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट में L इंटू सी के बराबर। क्लियर है। चलो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी गई हो उस सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट में मैं इसको लिखूंगा, अंडर रूट में L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू 5 हेनरी है, मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफेरड, मतलब कि हम इसको लिखेंगे 80 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये -6 का अंडर रूट 10⁻³ हो जाएगा। सो हमारे पास ये f0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट में 400 इंटू 10⁻³ है ना, और 400 का अंडर रूट कितना निकल के आता है, तो 20, ठीक है। तो चलो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो 1/2 वो फर्दर डिवाइड होगा 3.14 से, वो फर्दर डिवाइड होगा 20 से, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 0.0079 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ और 10⁻³ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आया हमारे पास 0.007617 इंटू 10⁻³ सॉरी हाँ +3, तो 10⁻³ करेंगे तो ये हो जाएगी 7.96, और ये 7 को ड्रॉप करवा दे तो ये 962 लिख सकते हैं, 962, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 7.962 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। चलो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही हमें इंपीडेंस की वैल्यू भी निकालनी है एंड यहाँ पे करंट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अल्टीमेटली आपको निकालने को बोला गया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी कितना होगा वो भी निकालना है। तो रेजोनेंट कंडीशन पे ही बात किया तो हमें पता है कि रेजोनेंट कंडीशन पे, एट रेजोनेंट कंडीशन सो एट रेजोनेंट कंडीशन हमें पता है कि XC इज इक्वल्स टू XL होता है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंपीडेंस सीधा किसके बराबर होगा, R के बराबर, और वो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उतनी, मतलब कि 40 ओम। सो ये हो गया उसका आंसर। दूसरी चीज उसमें क्या निकालने को बोला है, तो IM निकालने को बोला गया है, तो भाई IM कितना होगा, IM इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है VM/Z, मतलब कि VM/R के बराबर, है ना, VM/Z मतलब कि यहाँ पे अल्टीमेटली इंपीडेंस रेजोनेंट कंडीशन पे रेजिस्टेंस के बराबर हुआ है ना, तो हम इसको लिखेंगे VM/R के बराबर। Z होता है लेकिन हम R लिख दें क्योंकि Z R के बराबर है। तो यहाँ पे VM, लेकिन हमें तो VRMS वैल्यू दी गई है ना, तो VM और VRMS में रिलेशन क्या है, तो हमें पता है कि VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू VM/√2 होता है, और क्योंकि हमारे पास RMS वैल्यू है तो हम VM की वैल्यू क्या लिखेंगे, √2 टाइम्स VRMS लिखेंगे। सो इट इज नथिंग बट √2 टाइम्स VRMS डिवाइड बाई R, ठीक है, डिवाइड बाई R। क्लियर है, ठीक है। चलो तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते क्या, तो ये हो जाएगा 1.42 मल्टीप्लाई बाई 230 डिवाइड बाई, इसको हम यहाँ पे 40, हाँ 40 करना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो चलो पता लगाते हैं क्या आंसर आता है। चलो
तो इसको डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये 1.42 ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो 230 के साथ, एंड उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा 40 से, तो ये हमारे पास आएगा 8.165, तो ये हो जाएगा 8.165, ठीक है, तो मतलब कि 8.16 एम्पियर, 8.16 एम्पियर, तो ये आएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। And the last question is determine the RMS potential drops across the three element of the circuit so that the potential drop across the LC combination is zero at the resonant frequency। इसके बाद सी क्वेश्चन में ये बोला है कि डिटरमाइन दी आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी थ्री एलिमेंट, मतलब कि रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, उसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस में कितना, एंड कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना होगा एट दी रेजोनेंट कंडीशन, है ना, यही बोला है। तो यहाँ पे चलो सी क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं। तो आरएमएस ड्रॉप अक्रॉस, पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि आरएमएस ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर कितना होगा, ठीक है। सो आरएमएस ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर, आरएमएस ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टर, तो इसको मैं यहां पे लेट से कि वी आर बोल देता हूं, तो लेट से इट इज वी आर इज इक्वल्स टू, वी आर इज इक्वल्स टू होगा क्या, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आई आर एम एस इंटू आर के बराबर होता है ना। रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा, आई आर एम एस ड्रॉप ही बोला है ना, तो यहाँ पे वी आर इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, और ये क्योंकि हमारे पास आई एम की वैल्यू है, तो ये आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट आई एम बाई रूट टू इंटू आर, ठीक है। चलो तो आई एम की वैल्यू है हमारे पास 8.16 मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना दिया गया है यहाँ पे 40 ओम, ठीक है, डिवाइड बाई रूट टू, मतलब कि 1.42। चलो तो पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो पता कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो 8.16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और फिर उसको फर्दर डिवाइड करोगे 1.42 से, तो अप्रोक्सीमेटली आपको वापस वही 229.85, मतलब कि 229.859, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको देखना चाहे तो ये अगेन 230 वोल्ट मिलेगा, है ना। और ये आप समझ भी सकते हो, कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो पूरा रेजिस्टर के अक्रॉस में हुआ है, मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस में इंडिविजुअल देखने जाओगे यार, इंडक्टर हो तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, जो भी सारा हमने आरएमएस सप्लाई दिया है वो सारा किसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है, पूरा रेजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है। मतलब कि अगर मुझे कोई पूछे कि यहाँ पे कैपेसिटर एंड इंडक्टर के अक्रॉस में कितना हुआ होगा, तो भाई जीरो, क्योंकि सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है, आर के अक्रॉस में। हमें पता है ना यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है ना। तो ऐसे केस में पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस में, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करती है ये सर्किट, जब भी रेजोनेंट कंडीशन होती है तब, है ना। ये सर्किट रेजोनेंट कंडीशन पे प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे सारा पोटेंशियल भी किसके अक्रॉस में ड्रॉप होता नजर आएगा, आर के अक्रॉस में। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी दिखाने को बोला गया है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो, शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो एलसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, ये हमें दिखाना है। तो जरा याद करो, ये दिखाने के लिए हम ना वही वेक्टर वाला डायग्राम यूज करेंगे। मान लो कि ये आरएलसी परिपथ है, तो उसके लिए ये है आर, वी आर, ये वाला वेक्टर क्या हुआ होगा, वीसी माइनस वीएल, याद आया कुछ। और ये वाला वेक्टर जो भी है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वी। तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू, मतलब कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, याद आया कुछ, ठीक है। वी स्क्वायर मतलब कि जो हमने सप्लाई दिया है वो कितना है 230 का होल स्क्वायर। वी आर रेजिस्टर के अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप, वो भी हमें कितना मिला 230 ही मिला, तो 230 का स्क्वायर प्लस मैं इसको लिखूंगा वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई मेरे पास वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर कितना आया, जीरो। मतलब कि यहां पे मैं ये बोल सकता हूं वीसी माइनस वीएल इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब ये होता है कि ये टर्म क्या दिखा रही है, ये टर्म ये दिखा रही है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो।
यही तो दिखा रही है ये टर्म, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो। क्लियर है, मतलब कि ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करेगी। और ये आपको पता है, थियरी में हमने देखा है कि एट द रेजोनेंट कंडीशन वो सर्किट वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करती है। तो ये हमने प्रूफ भी देख लिया, है ना, ये हमने प्रूफ भी देख लिया। क्लियर है। चलिए तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।